नमस्कार दोस्तों। हम बात कर रहे हैं अनुराग पाठक द्वारा लिखी गई बेस्ट सेलर किताब ट्वेल्थ फेल की। दोस्तों, यह शून्य से शिखर तक की कहानी है एक ट्वेल्थ फेल आईपीएस अफसर की। 12वीं की परीक्षा में फेल होने वाला कैसे देश की सबसे बड़ी परीक्षा को पास करता है और उसका यह सफ़र कैसा था, इस ट्वेल्थ फेल किताब में पढ़ सकते हैं। लेखक अनुराग पाठक ने बड़ी ही बेहतरीन तरीके से आईपीएस मनोज शर्मा के तैयारी के दिनों का वर्णन किया है। एक लड़का जिसने पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपने कस्बे के चौराहे पर टेम्पो चलाने का फैसला कर लिया था, उसे कहाँ से ऐसा मोटिवेशन मिला कि एक दिन वो देश की सबसे बड़ी परीक्षा को पास कर गया। यह किताब मनोज कुमार शर्मा के आईपीएस अधिकारी बनने की यात्रा को दर्शाती है। दोस्तों, ये वीडियो का तीसरा पार्ट है। इस वीडियो के बाकी सभी पार्ट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप बाकी पार्ट्स को जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। कई दिनों तक घर घर जाकर ट्यूशन मांगने के बावजूद उसे एक भी ट्यूशन का काम नहीं मिला। मनोज को अब अपने ऊपर गुस्सा आने लगा। क्या मैं 100 रुपये के ट्यूशन के लायक भी नहीं हूँ? उसे अपने सपनों पर संदेह होने लगा। उसने अपनी डायरी में लिखा, मैं अपने आप को कितना होशियार मानता था, पर आज समझ आ गया कि मैं कितना अयोग्य हूँ। मुझे कोई हक नहीं इतने बड़े सपने देखने का। मुझे पता चल गया है अपना भविष्य। मुझे वापस गांव जाना पड़ेगा। मनोज मानसिक और शारीरिक थकान महसूस कर रहा था। उसे बुखार आ गया। शाम हो चुकी थी। वह अपनी छत पर निराश बैठा सूनी आंखों से आसमान ताक रहा था। उसकी डायरी पास ही रखी थी। तभी पांडे आ गया। पांडे ने उसकी डायरी उठाई और अंतिम पेज पढ़ने लगा। निराशा में डूबे मनोज का मन पांडे पढ़ रहा था। डायरी पढ़ने के कुछ देर बाद उसने केवल इतना कहा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, आज खिचड़ी बनाकर खा लेना। पांडे जब मनोज की डायरी पढ़ रहा था तब मनोज को लगा कि पांडे संवेदनशील है और उसके कष्ट को समझ रहा है। पर जब पांडे उसे खिचड़ी बनाकर खाने की सलाह देकर चला गया तो उसे पांडे पर बहुत गुस्सा आया। वह समझ गया था कि शहर के लड़कों में संवेदनाएं नहीं होती। इन्हें किसी के दुख से कोई मतलब नहीं होता। उसके दूसरे दोस्त भी बीए के बाद से उसके संपर्क में नहीं थे। वह ग्वालियर में अब एकदम अकेला पड़ गया था। सुबह मनोज का बुखार बढ़ गया। उसके पास डॉक्टर को दिखाने के लिए पैसे नहीं बचे थे। पूरा दिन वह बुखार में तपता रहा। पड़ोस की आंटी उसके लिए खिचड़ी बनाकर लाई। अगले दिन दोपहर तक भी जब बुखार नहीं उतरा तो वह पास के डॉक्टर जैन के क्लिनिक पर चला गया। डॉक्टर के सामने बैठकर उसने सबसे पहले कहा, सर, मेरे पास आपकी फीस देने को पैसा नहीं है। उसे लगा कि उसकी सच्चाई और दुख से डॉक्टर उसे बिना फीस के देख लेगा और दवा दे देगा। पर डॉक्टर सावित्री भोजनालय के युवा मालिक जैसा भावुक और सरल नहीं था। मनोज के पास फीस न होने के कारण डॉक्टर ने उसे अपनी क्लिनिक से भगा दिया। मनोज डॉक्टर के इस व्यवहार से अंदर तक हिल गया। वह सोचता रहा कि कैसे कोई डॉक्टर जैसे पवित्र व्यवसाय करके भी इतना कठोर हो सकता है। उसके पास अब अपने गांव जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। इसलिए वह कैसे भी करके ट्रेन के स्टेशन तक पहुंचा। उसे लग रहा था कि बिना पैसे के बीमार हालत में निष्ठुर ग्वालियर में रहने का कोई मतलब नहीं। इसलिए वह बिना टिकट छोटी ट्रेन में बैठ गया। उसको याद भी नहीं कि वह किस बेहोशी की अवस्था में ट्रेन में 3 घंटे बैठा रहा और कैसे अपने गांव पहुंच गया। 3-4 साल टेम्पो चलाने के बाद दीपक ने टेम्पो चलाना बंद कर दिया। सेकेंड हैंड टेम्पो बेच दिया गया, जिससे उधारी के पैसे पटा दिए गए। घर की तरफ से पिता बेफिक्र हो गए थे। उन्होंने घर पर ध्यान देना पूरी तरह से बंद कर दिया था। गांव में कुछ दिन रहने के बाद मनोज की तबीयत ठीक हो गई। माँ ने उससे एक दिन कहा, बेटा, तू अब ग्वालियर चला जा, पढ़ाई पे ध्यान दे। ये 500 रुपये मेरे पास रखे हैं, तू रख ले इसे। माँ की जीवटता और बेबसी पर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने ग्वालियर आने से पहले राकेश को अपने घर की मजबूरी बताई। राकेश यह जानता था कि मनोज इस समय बहुत कठिन समय से गुजर रहा है। राकेश ने उसका उत्साह बढ़ाते हुए कहा, मनोज, कुछ भी हो जाए तू अपनी पढ़ाई ना छोड़ना। हमेशा ऐसे ही दिन ना रहेंगे। ये कठिनाई ही तुझे आगे बढ़ाएगी। मनोज के मन में राकेश के प्रति अचानक प्यार फूट पड़ा। उसने महसूस किया कि राकेश में और शहर के दोस्तों में कितना अंतर है। राकेश उसकी समस्याओं से कितना चिंतित रहता है, जबकि पांडे उसकी समस्याओं से उदासीन ही रहता है।
इतना सोचकर उसने राकेश को गले से लगा लिया। इस बार मनोज यह तय करके ग्वालियर आया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह कोई नौकरी जरूर ढूंढेगा और भयानक पढ़ाई करेगा। इतनी पढ़ाई करेगा जिससे कि अगले साल की तैयारी के बाद पीएससी में फाइनल सिलेक्शन हो जाए। मनोज को ग्वालियर आए हुए 2 दिन हो गए। इस बार उसने कुछ प्राइवेट स्कूलों में नौकरी ढूंढी पर कहीं भी उसे नौकरी नहीं मिली। बिना पैसे के वह आगे ग्वालियर में पीएससी की तैयारी कैसे करेगा उसे समझ नहीं आ रहा था। शाम को पांडे उसके कमरे पर आया। उसने आते ही मनोज से कहा, चलो तैयार हो जाओ, तुम्हारे लिए एक नौकरी ढूंढ ली है मैंने। मनोज को दौलतगंज में एक साहित्य सभा की लाइब्रेरी संभालने का काम मिल जाता है। काम करते हुए वो यहाँ पे रह भी सकता था, साथ ही वहीं पे बैठ के वो किताब भी पढ़ सकता था। इस काम के लिए उसे महीने के 300 रुपये मिलते थे। मनोज के पास सामान के नाम पर एक सूटकेस, बाल्टी, कुछ किताबें और एक गद्दा था। वह एक तांगे में अपना सामान रखकर दौलतगंज स्थित साहित्य सभा की लाइब्रेरी पहुंच गया। इस बड़े हॉल में चारों तरफ किताबों से भरी अलमारियां, बीच में पाठकों के पढ़ने के लिए टेबल और बेंच, काव्य सम्मेलन और दूसरे साहित्यिक कार्यक्रम के लिए 2 तख्त का छोटा सा मंच के पास में लेक्चर डेस्क और माइक रखा था। लाइब्रेरी की दीवारों पर देश के तमाम बड़े साहित्यकारों और महापुरुषों की तस्वीरें लगी हुई थी। मनोज ने रात को सोने के लिए मंच को ही अपना बिस्तर बना लिया। सुबह शाम 2 घंटे लाइब्रेरी में लोग किताबें पढ़ने आते थे। बाकी समय वह लाइब्रेरी में अकेला ही रहता था। इस अकेलेपन को दूर करने का काम उसके लिए लाइब्रेरी की किताबें ही करती थी। उसने लाइब्रेरी की किताबें पढ़ना शुरू कर दिया। वह इतिहास, साहित्य, महापुरुषों की जीवनियाँ, प्रतियोगिता दर्पण जैसी पत्रिकाएं पढ़ने लगा। मनोज ने अपनी तनख्वाह के 300 रुपये भोजनालय में जमा कर दिए। उसके रहने, खाने और पढ़ने का इंतजाम हो गया। महीने में 2 बार शाम को लाइब्रेरी में काव्य गोष्ठी होती, जिसमें शहर के कवि, साहित्यकार इकट्ठा होते। मनोज को इन आयोजनों की जिम्मेदारी भी संभालनी होती थी। फर्श बिछाने और माइक लगाने जैसे काम उसे ही करने पड़ते थे। मनोज ध्यान से विद्वानों की भाषण सुनता। उसकी इच्छा होती कि वह भी मंच से भाषण दे या अपनी लिखी हुई कोई कविता सुनाए, पर मनोज को मौका नहीं मिलता। उसे मंच पर खड़े होकर बोलना एक अद्भुत और दैवीय काम लगता। जब सभा का कार्यक्रम समाप्त हो जाता और सभा में कोई नहीं होता, तब मनोज माइक चालू करके भाषण देने का अभ्यास करता, अकेले। मनोज अपने विचार उस विषय पर देता जो कुछ देर पहले परिचर्चा में विद्वानों ने उठाया था। खाली हॉल में उसे सुनने वाला कोई नहीं होता, पर वह कल्पना करता कि सामने श्रोता बैठे हैं। इस तरह वह अपना ज्ञान बढ़ाने और बोलने का अभ्यास करता रहता। एक रात काव्य सम्मेलन के बाद एक कवि लाइब्रेरी में ही रुक गए। कवि की बस सुबह थी। सुबह कवि ने नहाने के बाद मनोज से कहा, क्या आपके पास बालों में लगाने के लिए तेल मिलेगा? मनोज ने संकोच से कहा, तेल नहीं है। कवि निराश हुए, पर उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। कोई बात नहीं, कंघा ही दे दो, बिना तेल के ही बाल बना लो। मनोज के पास कंघा भी नहीं था। उसने फिर संकोच से कहा, कंघा भी नहीं है। कवि ने कहा, कैसे लड़के हो भाई तुम, चलो शीशा ही दे दो, अपनी शक्ल तो देख लो एक बार। मनोज ने फिर से वही उत्तर दिया, शीशा भी नहीं है। कवि को मनोज को देखकर आश्चर्य हो रहा था। उसने मनोज के उम्र के कई लड़के देखे थे जो सुंदर दिखने और फैशन करने के दीवाने रहते थे। कवि ने कहा, जिस उम्र में लड़के नए नए फैशन करते हैं, उस उम्र में तुम यह तपस्या क्यों कर रहे हो? मनोज ने कहा, मैं पीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, पढ़ाई के खर्च के लिए यहाँ नौकरी करता हूँ। तेल कंघे की जरूरत नहीं पड़ती मुझे। 1 साल से तो मैंने अपनी शक्ल भी आईने में नहीं देखी। अपनी बात पूरी करके मनोज कवि का थैला लिए नीचे टेम्पो में बिठाने जाने लगा। जाते समय कवि ने मनोज को आशीर्वाद दिया, तुम जरूर सफल होगे बेटा। मनोज ने जाते समय कवि के पैर छू लिए। कवि की आंखें गीली हो गई। 4 महीने मनोज को लाइब्रेरी में रहते हुए हो गए, लेकिन उसका कोई भी दोस्त हालचाल जानने भी नहीं आया। यहाँ तक कि पांडे भी इन 4 महीनों में 1-2 बार ही उससे मिलने आया था। मनोज महसूस करने लगा कि उसका इस पूरे ग्वालियर में कोई नहीं है। उसे अकेले ही रहना है। लाइब्रेरी के 2 घंटों को छोड़कर यह बिल्डिंग उसे भूतहा अकेलेपन का एहसास कराती थी। इस अकेलेपन से बचने के लिए उसके पास
किताबों के अलावा कोई सहारा नहीं था। एक दिन वह लाइब्रेरी में मैक्सिम गोर्की का उपन्यास माँ पढ़ रहा था। उपन्यास के नायक पावेल की माँ के संघर्ष और जिजीविषा को देखकर उसकी आंखें भर आई। वह पावेल की माँ में अपनी माँ की कल्पना करने लगा। उसकी माँ भी तो लगातार जूझ रही है। हर मुसीबत में माँ ही तो है जो उसे ग्वालियर में टिके रहने की ताकत दे रही है। मनोज उपन्यास पढ़ ही रहा था कि उसके मम्मी पापा गांव से उससे मिलने लाइब्रेरी आ पहुंचे। उसने अधूरा उपन्यास बंद किया। माँ उसका रहन सहन देखकर समझ गई कि बेटा बहुत कष्ट में रह रहा है। माँ प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगी। जब कुछ देर लाइब्रेरी में मौन बना रहा, तब पिता ने अपनी नौकरी में सस्पेंड होने का राज खोला। अब तो मुझे हाई कोर्ट से ही उम्मीद है। मेरी बहाली हाई कोर्ट ही करेगा। मैंने फैसला ले लिया है कि डिप्टी डायरेक्टर के कारनामों की जांच के लिए आमरण अनशन करूंगा। मनोज के पिता नौकरी में अक्सर सस्पेंड रहते थे क्योंकि उनका व्यवहार अपने सीनियर और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बहुत खराब रहता था। मनोज पिता के आमरण अनशन की बात सुनकर घबरा गया। उसने अपने पिता को समझाने की असफल कोशिश की। पापा, अनशन मत कीजिए, कोर्ट आपको जल्दी ही बहाल कर देगा। और मेरी तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ बहुत अच्छे से हूँ। उसने अपनी जिम्मेदारी की चिंता से पिता को मुक्त करना चाहा, पर पिता ने जिद नहीं छोड़ी। जब तक डिप्टी डायरेक्टर को ठिकाने नहीं लगा दूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अब पिता का वापसी का समय हो रहा था। उन्होंने कहा, देर हो रही है, चल नहीं तो बस छूट जाएगी। मनोज माता पिता को नीचे टेम्पो में बिठाने चला गया। माता ने पिता से कहा, बेटे को कुछ पैसा दे दो। पिता ने कठोरता से कहा, मेरे पास नहीं है पैसा। माँ ने मनोज को 100 रुपये दिए और कहा, बेटा ठीक से रहना। माता पिता टेम्पो में बैठकर चले गए। मनोज वापस सुनसान लाइब्रेरी में लौट आया। उसने अपनी डायरी उठाई और लिखने लगा, जो घर बार की फिक्र ना करके देश की फिक्र करते हैं वह पागल ही तो कहलाते हैं। मेरी माँ सही कहती है कि मेरा पिता पागल है। मैं ऐसे पागल पिता से बहुत प्यार करता हूँ। मेरे पिता मेरे आदर्श हैं। उसने किताब टेबल पर रख दी और लाइब्रेरी की बालकनी में चला गया। माता पिता के जाने के बाद मनोज अकेला और उदास हो गया। अपनी उदासी दूर करने के लिए वह लाइब्रेरी की बालकनी में खड़ा होकर नीचे सड़क की चहल पहल देखता रहता था। एक ढलती शाम को यह लाइब्रेरी की बालकनी में खड़ा था। उसको अपना गांव याद आ रहा था। गांव की मस्ती, राकेश के साथ खेतों में मूली और गाजर तोड़कर खाना याद आ रहा था। दिन दिन भर घर से गायब रहकर क्रिकेट खेलना याद आ रहा था। गांव में कितना अच्छा और आनंद से भरा जीवन था उसका। ग्वालियर में पिछले कुछ सालों में कैसा उदासी भरा जीवन हो चला है। यही सोचता हुआ वह दौलतगंज की सड़क देखने लगा। एक दिन लाइब्रेरी के मैनेजर हुकुमचंद जी ने मनोज से कहा कि हॉल की पुताई करानी है, इसलिए पुरानी रद्दी निकालकर कवाड़ी को बेच दो। मनोज ने रद्दी निकालकर 5,000 रुपये में बेच दी। हुकुमचंद जी ने हिसाब मांगा तो उसने पूरा हिसाब दे दिया। उन्होंने मनोज को भेदती हुई नज़र से देखा और कहा, मनोज, पिछले साल 7,000 की बिकी थी रद्दी, इस साल केवल 5,000 की ही कैसे बिकी? हुकुमचंद जी इस प्रश्न से मनोज की ईमानदारी पर संदेह व्यक्त कर रहे थे। उनकी नज़र में 300 रुपये कमाने वाले के लिए 2,000 रुपये की हेरा फेरी करना लाभ का सौदा था। मनोज ने कहा, सर, इतने की ही रद्दी निकली थी। मैंने बहुत सारे कवाड़ियों से संपर्क किया था। जिसने रद्दी के सबसे अधिक दाम लगाए ये उसी को बेचा। हुकुमचंद जी ने कहा, मनोज, तुम तो युवक हो, तोमर जी तुम पर भरोसा करते हैं। तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। ईमानदारी मनोज का सबसे बड़ा संकल्प था, जिसे हुकुमचंद जी ने छिन्न भिन्न करके उसे बेईमान सिद्ध कर दिया। हुकुमचंद जी का निराधार आरोप सुनकर मनोज भयानक करवाहट से भर गया। वह हुकुमचंद जी को बिना कुछ कहे लाइब्रेरी से नीचे चला गया। मनोज ने तय किया कि जहां उसकी ईमानदारी की कोई कद्र नहीं है वहां वह काम नहीं करेगा। पर अगले ही पल उसके मन में विचार आया कि वह कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा, पढ़ेगा कहाँ, पढ़ाई के लिए पैसा कहाँ से आएगा। पर उसके मन को हुकुमचंद जी के आरोप परेशान कर रहे थे। अचानक उसने महसूस किया कि उसके सामने रखा मटका हिल रहा है। लाइब्रेरी के छत पर लगा पंखा चलते चलते अचानक
कुछ अधिक तेजी से हिलने लगा। उसे लगा कि दीवार भी हिल रही है। फिर उसने नीचे सड़क पर झांक कर देखा तो लोग इकट्ठे होकर चिल्ला रहे थे, भूकंप आ गया, भूकंप आ गया। पुरानी जर्जर इमारतें कुछ सेकंड थर्राकर थम गई। वह भागकर नीचे चला गया। सभी लोग भूकंप के डर से सहम गए थे। कुछ घंटे सभी लोगों ने सड़क पर ही गुजारी, पर जब दोबारा भूकंप नहीं आया तो लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन किसी ने शंका प्रकट कर दी कि रात को भूकंप आ सकता है। मनोज बिल्डिंग में अकेला रहता था। उसे बिल्डिंग में जाने से डर लग रहा था। वह शाम से लेकर रात 12 बजे तक सड़क पर अकेला भटकता रहा। वह सड़क के किनारे बनी एक फर्नीचर की दुकान के बाहर बैठ गया। दुकान के बाहर बैठा बैठा वह सोचने लगा, आज यह बिल्डिंग गिर जाती और मैं उसमें दबकर मर जाता तो किसी को क्या फर्क पड़ता। इस शहर में कौन मुझे ढूंढता? कोई नहीं। मैंने अपने 4 वर्ष ग्वालियर की इन सड़कों पर भटकते हुए बिता दिए। क्या पाया मैंने? ईमानदारी से काम करने के बावजूद बेईमानी का आरोप। क्या मैं बेईमानी का आरोप लिए हुए ही मर जाता? कोई नहीं है जो मुझे प्यार करता हो। जिस पीएससी के पीछे मैं पड़ा हूं उसका दूर दूर तक कोई अता पता नहीं। डरा, उदास, हतोत्साहित मनोज सुनसान सड़क पर बैठा रहा। उसके पास कोई नहीं था जिससे वह अपने मन का दर्द बांट सके। उसकी निराशा, भय, बेईमानी का झूठा आरोप, भविष्य के प्रति उसकी अनिश्चितता, अभावों का जीवन उसे विचलित कर रहा था। सड़क अब पूरी तरह सूनी हो गई थी। वह भटकता हुआ पास के राम मंदिर के चौराहे पर चला गया। दोस्तों, आप देख रहे हैं 12th फेल बुक की समरी। यह समरी आपको कैसी लगी कृपया हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह समरी अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ अवश्य शेयर करें और हमारे लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बुक्स प्ले को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।